हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एमडी शहबाज सलीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि जेईई मेंस ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है एंड अभी लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन चल रहा होगा, तो इस मोमेंट पे, इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का, वो होता है रिवीजन। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी रिवीजन नहीं किया है या जिनका भी ये टॉपिक्स थोड़ा ढीला सा रह गया है, थोड़ा सा वीक सा रह गया, वो इस वीडियो को देख करके आप अपना टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। हर साल हर पेपर में आपको सेंटर ऑफ मास के सवाल मिलेंगे और अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो आप बड़े आसानी से सेंटर ऑफ मास के सवाल को बना सकते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इस वीडियोस के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मतलब अभी हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन को निकालना सीखेंगे और दूसरे पार्ट में मैं सेंटर ऑफ मास के डायनामिक्स की बात करूंगा कि अगर सेंटर ऑफ मास का अगर कुछ मोशन होगा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड सवाल है, वो सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। तो जैसा कि नाम जो है इसका सेंटर ऑफ मास, नाम ही रिवील कर दे रहा है कि ये है क्या। तो एक तरह से मोटा मोटी शब्दों में आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली आपका मास का सेंटर है। तो अगर कोई आपसे कभी पूछे व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, तो इसका डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि हम लोग मान लेते हैं कि बॉडी का सारा मास एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है और उसी पॉइंट को हम लोग कह देते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे ये डस्टर आप लोग देख रहे हो, इसका भी मास जो है वो तो हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि इसका पूरा का पूरा मास जो है ना वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड होगा। ठीक, सॉरी, वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड होगा और उसी पॉइंट को हम लोग कह देते हैं क्या, अपना सेंटर ऑफ मास। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपका एक रॉड है। अब रॉड में तो मास आपका हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोग को अगर कोई पूछेगा कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे होगा। मतलब अगर ये लेंथ इसका एल है तो ये आपका L/2 पे इसका क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास। तो हर बॉडी का कुछ ना कुछ तो सेंटर ऑफ मास होता है। तो आज के वीडियो में, मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन को कैलकुलेट करना कि पोजीशन क्या होगा, बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये सपोज आपका डस्टर है, मास तो देखो हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसिडर्ड नहीं है। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि बॉडी का सारा मास जो होगा ना वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसिडर्ड होगा और उसी पॉइंट को हम लोग बोल देंगे सेंटर ऑफ मास। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे आपका पॉइंट मासेस आपका ऐसे, कुछ यहां पर आपका लेट से M1 है, कुछ यहां पर आपका लेट से M2 है, कुछ ये आपका लेट से Mn है। मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं पॉइंट मासेस। या फिर आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक रॉड में तो मास हर जगह पर है। तो बेसिकली दो तरह के फॉर्मूलाज हमको पढ़ने हैं, दो तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। एक डिस्क्रीट मास सिस्टम जिसमें पॉइंट मासेस आपका स्पेस में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और दूसरा मास आपका कंटिन्यूअसली, मतलब मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि रॉड, रिंग, डिस्क, इन सब चीजों में। ठीक, तो चलिए, तो पहली चीज जो आपको नोट करने वाली बात है वो ये कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास जो है आपका, ये आपका क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मास एक पॉइंट पे नहीं होता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम लोग मानते हैं कि पूरा का पूरा मास एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है। ठीक, तो बेसिकली क्या है, ये आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो सवाल आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना होता है कि लोकेशन क्या होगा। ठीक, जैसे कि आपका यहां पर मास M1 है, यहां पर मास M2 है, यहां पर मास M3 है। ठीक, आपको बोल रहे हैं कि बताइए इन तीनों मास का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा।
तो लेट से वो कहीं यहां पर होगा, तो ये आपको लोकेशन तो बताना पड़ेगा। अब किसी का भी लोकेशन बताने के लिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरा लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर आप व्हाइट बोर्ड के सामने एक कदम सामने आप खड़े हुए हैं, या कुछ वॉल है राइट साइड में तो वॉल से आप 4 कदम कुछ इधर खड़े हुए हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने रेफरेंस लिया बोर्ड का, वॉल का। तो बेसिकली एक तरह से आपका क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम, एक्सिस बोल सकते हो एक तरह से आप, कि इसके रिस्पेक्ट में आप मेरा पोजीशन बता रहे हो कि मैं कहां पर हूं। तो उसी तरीका से सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सिस लेना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक तो जैसे कि आपका मान लो यहां पर m1 है, यहां पर लेट से m2 है, यहां पर लेट से m3 है। इसी तरीके से मासेस स्पेस में यूनिफॉर्म, मतलब कहीं पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर लेट से आपका mn है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है आपको एक्सिस चूज करना है। ठीक, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मेरा सेंटर ऑफ मास वहां पर है तो लोग पूछेगा ना भाई कहां पर, हाँ कि नहीं। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं पूछूंगा मैं कहां खड़ा, आपका क्या बोलेंगे कि सर आप बोर्ड के सामने खड़े हो, मतलब कुछ ना कुछ तो आप रेफरेंस में लोगे ना। तो दैट रेफरेंस जो आप लेने की सोच रहे हो ना, दैट इज बेसिकली एक्सिस, रेफरेंस फ्रेम, कि आप किसी का पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हो। तो वैसे ही मतलब आपको क्या करना होगा, अपना कहीं पर कुछ आपको अपना एक्सिस चूज कर लेना पड़ेगा। लेट से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपने क्या किया, आपने अपना एक्सिस चूज कर लिया। जो आपका m1 है वो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे होगा, m2 भी आपका कुछ डिस्टेंस पे होगा। सारे मासेस आपके एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे तो होंगे, हाँ कि नहीं। तो बेसिकली आपका जो सेंटर ऑफ मास भी होगा, लेट से आपका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है। ठीक, आपका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, लेट से आपका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है। दिस इज बेसिकली योर सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो होगा। तो अगर आप ये कोऑर्डिनेट्स बता दिए तो बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास बता दिए ना कि कहां पर है। तो दोस्तों जेई मेंस में बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखोगे तो आपको बेसिकली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करने वाले काफी सवाल आए हैं। तो अगर आप ये लोकेशन निकालना भी अगर सीख जाते हैं तो बेसिकली आप अपना 4 मार्क्स तो मिनिमम सिक्योर कर ही लोगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग अपना शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से तो हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि हम लोगों को अपना एक्सिस चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो जो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का RCOM, वो क्या होता है आपका m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। जितने भी आपके लिस्ट आपका लास्ट मास कुछ mn है तो mnrn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू योर mn। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका RCOM, मतलब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, मतलब आपको सिर्फ XCOM फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट में बात करेंगे। m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू योर mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू योर mn, हाँ कि नहीं। अगर YCOM आपको निकालना हो तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू योर mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू योर mn। तो देखो फॉर्मूला सिंपल है, बस आपको क्या करना है, अपना एक्सिस चूज करना है और जितने भी आपके पॉइंट मासेस होंगे सबका कोऑर्डिनेट्स लिख देना है और सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है। डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, एकदम हिम्मत नहीं हारना है, अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एकदम अगर पकड़ करके रखेंगे, लॉजिकली एकदम चलेंगे तो एकदम आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा और इसके सवाल को आप लोग जेईई मेंस में करके भी आ जाओगे। तो
बेसिकली आपका मान लीजिए, मैं अगर सबसे पहले 2 पॉइंट मास सिस्टम की अगर बात करूं, किसकी? 2 पॉइंट मास सिस्टम, मतलब आपका लेट से एक मास आपका m1 है और दूसरा आपका ऐसा m2 है, एंड लेट से दोनों के बीच का सेपरेशन आपका कुछ d है, ठीक। और आपको बोलेगा कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, एक्सिस चूज करना है, ठीक। और आपको फुल फ्रीडम है, आप जो एक्सिस चूज करना चाहे आप चूज कर सकते हैं। आप अपना एक्सिस को यहां पर भी चूज कर सकते हो, आप अपना एक्सिस को यहां पर भी चूज कर सकते हो, आप अपना जिसको भी अपना एक्सिस चूज करना चाहें। तो बस हम लोग एक्सिस चूज करते समय ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी हम लोग एक्सिस ले रहे हैं उसके वजह से जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं पॉइंट्स के, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स 0 आए, ताकि कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा ना। जैसे आप लोग m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 करोगे, मान लो x1 x2 अगर 0 है तो आपको तो बेसिकली सिर्फ एक टर्म को ही देखना पड़ा ना। अगर x1 x2 x3 तीनों अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो आपको तीनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम लोग बेसिकली अपना एक्सिस ऐसा चूज करेंगे जिससे कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स क्या हो, 0 हो। जैसे अगर हम लोग अपना इसी को अपना लेट से, ये यहां पर आपका m1 था, मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी को मान लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। तो हम लोग m1 का कोऑर्डिनेट आराम से 0,0 लिख सकते हैं, m2 का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग आराम से d,0 लिख सकते हैं। तो देखो कितना यहां पर ऐसा एक्सिस को लेने से 3 टर्म्स आपके, 3 कोऑर्डिनेट्स आपके 0 हो जा रहे हैं। यहां पर तो ये भी आपका x एक्सिस पे है, ये भी आपका x ही एक्सिस पे है, तो यहां पर तो आप सीधे बोलोगे कि मेरा YCOM जो है वो तो आपका सिंपली क्या होगा, 0 होगा। YCOM सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि Y में तो कोई मास है ही नहीं, सारे मास किस में है आपका, X में है। तो XCOM अगर आपको निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, क्योंकि आपका सिर्फ 2 मास है, तो 2 मास है तो सिर्फ आपके 2 ही टर्म्स बनेंगे, ठीक। अब चुपचाप से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्ट वैल्यूज लिख देंगे कि m1 है, अब m1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो 0 प्लस m2 का एक x कोऑर्डिनेट क्या है, d, तो d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये बेसिकली क्या कैलकुलेट होकर के आ गया, m2d बाई m1 प्लस m2। तो मिल गया हम लोगों को सेंटर ऑफ मास। और ये जो आपको सेंटर ऑफ मास मिला है ना, ये आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिला है। मतलब आपका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट आपका COM का ये हो गया। यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा, लेट से अगर आपका कहीं यहां पर आ जाता है क्या आपका सेंटर ऑफ मास, तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली m2d बाई m1 प्लस m2 जो आप कैलकुलेट किए हो। समझ में आई बात सबको? तो अगर 2 पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो सिंपली कोई भी एक मास से आप अपना एक्सिस लेकर के अपना निकाल सकते हैं। अगर ये एक्सिस आप यहां ना लेकर के अगर यहां लेते, ठीक, तो आपको क्या आ जाता, आपको m1d बाई m1 प्लस m2 आ जाता, ठीक, क्योंकि फिर m2 का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। अगर आप इसको अपना एक्सिस अगर आप लेट से अगर इसको ले लेते, ठीक, ये अगर आपका एक्सिस हो जाता तो फिर इसका कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाता, सिर्फ इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ता। तो जो भी आप सेंटर ऑफ मास बताते हैं वो आप इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो जेई में भी जो आपको सवाल आएगा तो उसमें क्लियर कट ऐसा मेंशन रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किस एक्सिस के हिसाब से आपको पूछ रहा है, ठीक। उसी एक्सिस के हिसाब से आपको क्या करना है, सबके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देने हैं, एंड देन फिर आपको क्या कर लेना है, सिंपली फॉर्मूला लगा करके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सिखाता हूं, ठीक। तो लेट्स से द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आपको एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप से है, इसके चारों वर्टिसेस पे हम लोग एक पे m, 2m, 3m और 4m, ठीक। चारों वर्टिसेस पे हम लोगों ने क्या किया, m, 2m, 3m, 4m ऐसे रख दिया, ठीक।
सवाल पूछा है कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस डिसाइड करेंगे। अगर आपको कोई एक्सिस नहीं बोला है क्वेश्चन में कि कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताना है, तो आप एक्सिस खुद से चूज करेंगे। तो अब फिर से आप यहां पर कोई भी एक्सिस को ले सकते हो, लेकिन सबसे फायदेमंद होगा कि आप अपना एक्सिस को ना इसको ले लो। अगर आप अपना एक्सिस ले लेते हो तो आपको काफी कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 मिल जाएंगे। जैसे आपको m का कोऑर्डिनेट ही क्या हो जाएगा 0,0, 2m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो लेट से आपका ये रेक्टेंगल का साइड, ये साइड आपका 2a है, ये साइड आपका a है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा 2a, 0। x कोऑर्डिनेट इसका सिंपली यहां से यहां क्या हो जाएगा आपका 2a है तो 2a हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 2a, y कोऑर्डिनेट a। अब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा a। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अपना कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेंगे। उसके बाद सिंपल, ठीक, कि यहां पर बेसिकली आपका x एक्सिस भी है और y एक्सिस भी है। सेंटर ऑफ मास तो बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, XCOM, ठीक। तो XCOM क्या हो जाएगा, तो सिंपली 4 टर्म्स है आपके, 4 मासेस है तो 4 टर्म्स बनेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक। फॉर्मूला सबको क्लियर है ना, वेरी गुड, ठीक। तो m1 इज बेसिकली m और इसका x कोऑर्डिनेट x1 जो है वो क्या है आपका 0 प्लस m2 आपका क्या है 2m और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2a। उसी तरीका से m3 आपका क्या है 3m और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2a और m4 आपका क्या है 4m और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m जो कि आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेट करके 10m। तो ये क्या हो गया, तो देखो ये टर्म आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्म आपका क्या हो गया 0, m इंटू 0 0। इसी जगह से ये 4m इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा आपको 0। तो ये क्या हो गया बेसिकली 2 2 जब 4ma 4ma प्लस 3 2 जा 6ma बाई 10m। तो ये क्या हो जाएगा 10ma बाई 10m, कैंसिल कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका a। यानी आपको पता चल गया कि मेरा जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका x कोऑर्डिनेट तो a होने वाला है, ठीक। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a का मतलब क्या, ये पूरा 2a है तो बेसिकली बीच में आपका इस लाइन पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा a होगा। मतलब आपका सेंटर ऑफ मास इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है। अब अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो आपको YCOM भी निकालना पड़ेगा। YCOM से क्या होगा कि आपको डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा कि x एक्सिस से कितना दूरी पे है। तो दूसरा काम हम लोग का ये क्या हो गया, ये हम लोग का XCOM हो गया। तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे YCOM भी निकाल लेंगे। तो जो YCOM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m1 y1 यानी m इंटू 0 0 प्लस m2 y2 तो 2m इंटू 0 भी क्या हो जाएगा आपको 0 प्लस m3 y3 तो ये बेसिकली 0 नहीं हुआ, वो हो गया 3ma प्लस m4 y4 तो वो बेसिकली आपको 0 नहीं हुआ, वो भी आपको क्या हो गया 4ma डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 यानी कि 10m। तो ये क्या हो गया आपको 7a बाई 10 हो गया। ये समझो, इसका मतलब क्या है कि जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहां पर होगा। आपका y कोऑर्डिनेट 7a बाई 10 आया है, मतलब ये डिस्टेंस आपको 7a बाई 10 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट आपको a आया है, मतलब ये डिस्टेंस आपको a हो जाएगा। तो बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मास यहां पे हो गया। यस और नो। तो दिस इज बेसिकली योर, this point will be basically your center of mass whose coordinate will be a comma 7a by 10। तो बोलिए सेंटर ऑफ मास निकालना आया कि नहीं आया पॉइंट मासेस का। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर आपका पॉइंट मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ना तो चुपचाप से अपना एक्सिस ले लो और एक्सिस लेने के बाद सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो और कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू जितना भी टर्म्स है आपका, जितना भी मास है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। YCOM आपको लेना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3। हाँ कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बोलो क्लियर है। आई गेस कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक।
तो आप देखो जेई में आपको ये पॉइंट मास तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताया ना m1 x1 प्लस m2, इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक। कैसे, तो हम लोग आएंगे वैसे सवालों पे भी जो जेई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक। बट उससे पहले हम लोगों को जो दूसरे टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कंटिन्यूअस बॉडी जैसे रॉड, रिंग, डिस्क, इन सब चीजों का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालने पूछा जाएगा तो बेसिकली उन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो दूसरा जो चीज आपको पढ़ना है वो है कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक। अब ना एकदम ध्यान से सुनते हुए चलेगा, एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए, ठीक। कि जो पहले जो आपका फॉर्मूला था, ठीक, वो क्या था, RCOM क्या था, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। क्यों? क्योंकि मासेस आपका M1 M2 M3 M4 इस तरीके से स्पेस में बटे हुए थे। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस बॉडी दे दिया जाए, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप रॉड ले लो, ठीक, आप क्या ले लो, एक रॉड, तो इस रॉड में आपका मास तो देखो हर जगह पर है। अगर आप सोचोगे कि इसमें कितने पॉइंट मासेस होंगे तो बेसिकली देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट मासेस। अब इनफाइनाइट पॉइंट मासेस के लिए आप इनफाइनाइट टर्म्स बनाओगे फिर ऐड करोगे, दैट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते हो आप लोग वो। तो ऐसे कंटिन्यूअस बॉडी में बेसिकली जो आपका फॉर्मूला होता था ना, फॉर्मूला क्या होता था, RCOM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू योर MN RN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू योर MN। ये पहले वाला फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बेसिकली आपका क्या है, समेशन ऑफ MI RI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू N डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू N, हाँ कि नहीं। तो ये समेशन था। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। अगर आप देखोगे तो ऊपर के सब टर्म्स ऐड हो रहे हैं, नीचे के भी सब टर्म्स ऐड हो रहे हैं, ऐड ही हो रहे हैं, तो ऐड में का मतलब क्या है, समेशन। तो यहां पर कंटिन्यूअस बॉडी में देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, उसके लिए आप समेशन नहीं कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली इंपॉसिबल। तो बेसिकली आपका ये जो समेशन है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये जो आपका समेशन वाली जो चीज है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इंटीग्रेशन में। मतलब समेशन ऑफ MRI विल बी इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। कई लोग एक मिस्टेक करते हैं कि यहां पर जैसे मैंने ऊपर भी इंटीग्रेशन किया, नीचे भी इंटीग्रेशन किया, लोग क्या करते हैं एक ही बार में पूरा को इंटीग्रेट करता है, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप यहां पर मास को अलग से ऐड कर रहे हो और यहां पर आप लोग M1 R1 प्लस M2 R2 आप इसको अलग से ऐड कर रहे हो, ठीक। तो दोनों को अलग अलग से ऐड हो रहा है, तो बेसिकली आपको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझे सब कोई। वो अलग सी बात है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन ऑफ DM आपको M ही आ जाता है, तो लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ DM को M लिख लेता है, ठीक। लेकिन हम लोग को अलग अलग ऐसे इंटीग्रेट करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो वहां पर आपको अलग से करना ही पड़ेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो समझ गया ना कि बेसिकली कंटिन्यूअस बॉडी में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज। समेशन क्या बन जाता है आपका, इंटीग्रेशन। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूंगा कि अगर आपको XCOM निकालना है तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, और आपका जो YCOM हो जाता है वो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो अब यहां पर ऐसा नहीं कि हमें फॉर्मूला आ गया तो हम लोग सीधे एकदम लगाना शुरू कर देंगे और एकदम सही आंसर, ऐसा भी नहीं है। जैसे इस फॉर्मूले में भी ये जो X है ये क्या है, ये जो Y है ये क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ये जो DM है ये DM क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये फॉर्मूला को कैसे लगाते हैं
और सेंटर ऑफ मास को कंटिन्यूअस बॉडी में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको सिखाता हूं। तो पहला एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं वो ले लेते हैं हम लोग एक रॉड का, ठीक, कि सिंपली आपको एक रॉड ना ऐसे दिया हुआ है और बोल दिया गया है कि इस रॉड का जो मास है वो लेट से आपका m है और जो लेंथ है वो आपका लेट से l है, और हमें बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए कहां पर होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे मतलब देख के भी ऐसा रॉड है तो भाई जाहिर सी बात है मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास तो इसका सेंटर पे ही होगा। बट चलो इस चीज को ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं आपका कैलकुलेट। तो यहां पर मैं साइड में स्टेप्स आपको नोट करवा दूंगा, ठीक, कि आप स्टेप्स जान लो कि स्टेप्स क्या होंगे, फिर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको सिंपली क्या होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो स्टेप नंबर 1 कि यहां पर तो आपको सबसे पहले तो एक्सिस चूज करना पड़ेगा। तो लेट से हम लोग अपना एक्सिस चूज कर लेते हैं कि हम लोगों का एक्सिस क्या है, यही है, ठीक। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो क्लियरली आप लोग यहां पर देख सकते हो कि अगेन वाई में कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, सारे मासेस जो है वो आपका एक्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स एक्सिस में ही कहीं पर होगा। तो पहले ही देखते ही बॉडी को देखते ही हम लोग को पता चल गया कि वाई COM तो इसका क्या होना है, 0 होना है। जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, एक्स COM होगा, हाँ कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1 वाज ड्रॉ एक्सिस, ठीक। स्टेप नंबर 1 हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक। स्टेप नंबर 2 कि हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करना पड़ेगा, ठीक। तो कई लोगों को थ्रू आउट हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल आखिर क्या है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको आप जोड़ जोड़ के अपना पूरा बॉडी बना लो, ठीक। जैसे कि अगर सपोज आपको कोई बॉडी दे दिया जाए, ठीक, जैसे आपको एक रॉड है, ठीक, आपको क्या दे दिया गया, आपको ऐसा रॉड दे दिया गया है। रॉड का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो सकता है। तो लेट से अगर रॉड का आपका लेंथ आपको कुछ x बोल दिया गया है, तो अगर रॉड को आप छोटे छोटे पीसेस में कट करोगे आइडेंटिकल एकदम, ठीक, तो जो एक पार्टिकल आपका होगा, ठीक, लेट से पूरा रॉड का लेंथ x है तो इसका लेंथ आपका क्या हो जाएगा, कुछ dx हो जाएगा। तो इसका आपका बेसिकली ये आपका एक एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाएगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि रॉड का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो एक डिस्क होगा ऑफ थिकनेस dx, हाँ कि नहीं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसा होता है जिसको जोड़ जोड़ के आप अपना पूरा बॉडी को बना लो। जैसे अगर ये सारे ही पार्टिकल्स को अगर मैं जोड़ करके वापस से सबको अगर ऐड कर दूं, ठीक, तो आपको क्या होगा, आपको पूरा का पूरा रॉड जो है वो ऐसा मिल जाएगा, ठीक। तो पूरा रॉड मिल गया आपको। तो बेसिकली इसका एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो गया, डिस्क। आप ऐसा समझते हो मार्केट में जैसे आप ककंबर देखे हो, आप ककंबर को क्या करो, आप ऐसे स्लाइस कर दो छोटा छोटा, ठीक। तो उसका जो एक पार्ट जो आपको मिलेगा ना, ठीक, दैट विल बी द एलिमेंट्री पार्टिकल। और ककंबर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिस्क, हाँ कि नहीं। तो उसी तरीके से कोई भी बॉडी आपको अगर दिया जाए, जैसे आपको सॉलिड स्फीयर दे दिया जाए, तो सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा, हॉलो स्फीयर। क्योंकि आपको अगर सॉलिड स्फीयर दे दिया जाता है, आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया है, तो अगर आप छोटा छोटा हॉलो स्फीयर को अगर सेंटर से ऐसे ऐसे जोड़ते चले आएंगे तो आपको पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट्री पार्टिकल हॉलो स्फीयर होगा। अगर आपको डिस्क दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, डिस्क,
जैसे आपको बोल दिया जाए क्या है आपके पास, ये डिस्क है, तो डिस्क का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा, तो डिस्क का एलिमेंट्री पार्टिकल रिंग होगा। अगर आप छोटा छोटा रिंग को अगर अपना जोड़ते हुए चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा डिस्क मिल जाएगा, हाँ कि नहीं। तो उस तरीका से हर बॉडी का अपना अपना क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको जोड़ जोड़ के आप अपना पूरा का पूरा क्या बना लो, बॉडी बना लो, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी का निकालते समय सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक्सिस चूज करेंगे। दूसरा काम आप एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे और एलिमेंट्री पार्टिकल को चूज करके उसका मास निकालेंगे, फॉर्मूले में बैठाएंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो चलिए, जैसे ये रॉड है, ठीक, मैं पूरा एकदम स्क्रैच से आपको बता रहा हूं, एक चीज को एकदम पूरा स्क्रैच से कर लेते हैं, फिर बाकी हम आप लोगों को ऐसे थोड़ा थोड़ा हिंट दे करके समझा देंगे, तो आपका पूरा मतलब जो बेसिकली कैलकुलेशन वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये चीज तो आप एकदम आराम से बता दोगे। तो इसे रॉड है, लेट से हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपना एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एक आपका क्या करेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल चूज कर लेंगे। अब पूरे रॉड का मास है m, तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मास क्या होगा, dm, यस और नो। अगर पूरे रॉड का मास m है तो एलिमेंट्री पार्टिकल का मास क्या होगा, dm, छोटा सा पार्ट का छोटा सा मास। अब ये dm कैसे निकालेंगे, तो बचपन में हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं, बहुत पहले क्लास 6-7 में, यूनिटरी मेथड। क्या पढ़ते हैं हम लोग, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि रॉड का लेंथ l है, तो l लेंथ के लिए मास कितना है, m। l लेंथ के लिए मास क्या है, m। यूनिट लेंथ के लिए मास क्या हो जाएगा आपको, m/l। तो dx लेंथ के लिए मास क्या हो जाएगा आपको, m/l dx, हाँ कि नहीं। तो dx लेंथ का ये क्या है, मास है, मतलब यही आपका क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल का मास है। एलिमेंट्री पार्टिकल का लेंथ क्या था, dx। तो हर जगह पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही यूनिटरी मेथड सॉरी तो हर जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही आपका जो यूनिटरी मेथड है इसको लगाएंगे कि l लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास m/l, तो dx लेंथ का मास m/l dx। और इसी m/l को लोग क्या बोलता है, लीनियर मास डेंसिटी भी बोलता है। क्या बोलता है आपका, लीनियर मास डेंसिटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, लैम्ब्डा से। तो बेसिकली आप अपना dm को लैम्ब्डा dx भी लिख सकते हो, ठीक। हमेशा अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो तो dm इज इक्वल टू लैम्ब्डा dx। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन एरियल हो, जैसे डिस्क का, डिस्क में तो पूरा एरिया में ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा dx, हाँ कि नहीं। तो सिग्मा डी, तो चलो जब आपको डिस्क का निकालना सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक। तो अभी बेसिकली स्टेप 1 क्या था हम लोगों का, ड्रॉ एक्सिस। स्टेप 2 क्या था हम लोगों का, एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करने का। तो स्टेप 2 वाज चूज एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक। स्टेप 2 क्या था हम लोगों का, स्टेप 2 क्या रहेगा, चूज एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक। स्टेप 3 कि एलिमेंट्री पार्टिकल हम लोग चूज कर लिए हैं, तो अब तीसरा स्टेप जो हम लोग करेंगे वो है कि एलिमेंट्री पार्टिकल का मास निकालेंगे, ठीक। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, फाइंड dm। dm इज द मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। उसके बाद स्टेप 4 अप्लाई फॉर्मूला। जो भी आपका फॉर्मूला है आप उसको अपना अप्लाई कर दीजिए। तो ये 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा ही आप लोग क्या करेंगे, अपना आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। स्टेप नंबर 1 आप क्या करिए, एक्सिस चूज कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 आप एलिमेंट्री पार्टिकल चूज कर लीजिए। फिर एलिमेंट्री पार्टिकल जो चूज किए उसका मास निकाल लीजिए dm, और फिर क्या करिए, सबको फॉर्मूला में बैठा दीजिए और बैठा करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है सबको, ठीक। तो आई गेस कि आप लोगों को चलना कैसे है ये तो पता चल गया, स्टेप्स आपको थोड़े बहुत क्लियर हो गए, ठीक।
अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि कैसे आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने जो अपना डीएम निकाला वो डीएम हमारा कितना आ गया, m/l इंटू dx। ठीक, तो उसके बाद हम डीएम निकालेंगे तो अब सीधे आप देखो फॉर्मूला क्या बोलता है। तो फॉर्मूला आपको बोलता है, तो देख यहां पर बेसिकली आपका YCOM क्या है, 0 है। यानी जो भी आप यहां पर निकालोगे, आप XCOM निकालोगे तो XCOM विल बी इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। हाँ कि नहीं, ये फॉर्मूला था, बैठा दिया ऐसा। अब ना समझो कि हर एक टर्म्स क्या बोलता है। तो जो x है, ये x होता है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। जो XDM का जो x होता है या जो YDM का जो y होता है ना, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होता है लेकिन सेंटर ऑफ मास का। और किसका सेंटर ऑफ मास का, जो एलिमेंट्री पार्टिकल आप लिए हो उसका। जैसे यहां पर मेरा एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, एक पॉइंट मास है। एक dx लेंथ का मास क्या हो सकता है, वो भी तो एक पॉइंट मास ही हो सकता है। और उसका सेंटर ऑफ मास तो उसी के पॉइंट पे होगा, वहीं पे होगा। तो बेसिकली आपका x यहां पर क्या हो जाएगा, x तो x ही हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x तो x ही हो गया। dm आपने कितना निकाला था, m/l dx, तो m/l dx लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dm। हाँ कि नहीं, और ऊपर में जो आपका जो x वेरी कर रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक, तभी तो आपको पूरा रॉड जो मिलेगा। आप x = 0 से x = l तक जाएंगे तभी तो आपको पूरा रॉड मिलेगा। यहां पर वेरिएबल क्या है, x है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, dx। तो बेसिकली आप इसको क्या करेंगे, 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे। और ये तो मास का इंटीग्रेशन है, तो ये आपका dm 0 से आपका पूरा मास क्या है रॉड का, m, तो 0 से m इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपको क्या मिल गया। ठीक, तो अगर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली m और l तो कांस्टेंट है, तो m/l जो है आपका वो बाहर आ जाएगा। ठीक, m/l आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो बेसिकली आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, x dx को। बाई नीचे में dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, m ही हो जाएगा। लिमिट 0 से m तो m ही हो जाएगा। और इस m से आपका m क्या हो गया, कैंसल। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली आपको 1/l बाहर आ गया और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। अल्जेब्रिकल फंक्शन है, x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1/n+1। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका बेसिकली x²/2। और लिमिट आपका कहां से कहां तक है, 0 से l तक। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 1/l इंटू, पहले आप x की जगह l पुट करोगे तो l पुट करोगे तो l²/2 माइनस, अब 0 पुट करोगे तो 0²/2, तो आपको देखो 0 ही होना है। ठीक, वो तो ऑब्वियस है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, l²/2l, एक l से एक l कैंसिल कर दीजिए तो l/2। यानी हम लोगों का XCOM कहां पर होगा आपका, तो x = l/2 बोले तो एकदम बीचों बीच में होगा। हाँ कि नहीं। तो वैसे भी हम लोगों ने अपना मतलब पहले ही बता दिया था कि भाई रॉड है, l लेंथ का रॉड है, मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच रहेगा l/2 पे। तो यहां से एक बात को नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिल रहा हो या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको जो भी दिक्कत हो, जिस भी कॉन्सेप्ट में, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर हो जाएगा, आपका बीचों बीच हो जाएगा, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बोल दे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फॉर
फॉर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो आपको बोल देगा कि जो मास डेंसिटी है ना वो कैसे वेरी कर रहा है। जैसे बोल देगा कि जो लेमडा है, लेमडा इज द लीनियर मास डेंसिटी। अभी जस्ट आपको बताया कि जो एम बाई एल वाली जो चीज होती है वो लेमडा वो यही होती है। तो लीनियर मास डेंसिटी अगर आपको बोल देगा कि लेमडा इज बेसिकली लेमडा नॉट एक्स बाई एल, ऐसे बोल देगा कि जो मास डेंसिटी है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब एक्स जीरो डाल देंगे तो लेमडा जीरो आ जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे कोई भी मास नहीं होगा, हाँ कि नहीं। एक्स का वैल्यू एक्स चेंज करते जाएगा, मास डेंसिटी चेंज करते जाएगा, एक्स बढ़ते जाएगा तो मास डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसा आपको अगर रॉड दे दिया गया है, ठीक, तो जैसे जैसे आप अपना लेट से आपको बोल देगा कि ये आपका कुछ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, रॉड का मास पूरे एक्स एक्सिस में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस फंक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स जीरो पे लेमडा जीरो यानी मास जीरो। तो जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे मास आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका सेंटर पे L/2 पे आपका नहीं होगा सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे केसेस का हम लोग कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास? तो अगेन द मेथड विल रिमेन द सेम, कि हम लोग अपना x डिस्टेंस पे ऐसा एक एलिमेंट्री पार्टिकल dx लेंथ का चूज कर लेंगे और फिर dx लेंथ का मास निकालेंगे क्या, dm। और dm में आपको बताया कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो लीनियर में आप सीधे अपना मास डिस्ट्रीब्यूशन को लेमडा dx लिख सकते हो। कैसे? तो थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ऐसा समझ सकते हो कि l लेंथ का m मास यूनिट का m बाई एल, तो dx लेंथ का मास m बाई एल dx हो जाएगा और m बाई एल ही आपका क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। तो इसको आप एक तरह से लेमडा dx लिख सकते हो। तो इन जनरल आप dm को अगर लीनियर मास डेंसिटी है तो लेमडा dx लिखने की आदत बना लीजिए, ठीक, फायदा होगा इससे। मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, सब में काम आएगा ये, ठीक। तो आपका dm बेसिकली क्या हो जाएगा, लेमडा dx, और लेमडा इज बेसिकली लेमडा नॉट x बाई एल इंटू dx। तो ये बेसिकली क्या है आपका dm, ठीक। तो फिर से यहां पर आपका फिर से आप लोग कह सकते हो कि YCOM तो जीरो ही होगा क्योंकि y में कोई भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो x में है। तो जो भी आप निकालोगे बेसिकली आप XCOM निकालोगे और XCOM विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो जब हम लोग आपका x dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो x जो है आपका, सॉरी, x क्या होता है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो एलिमेंट्री पार्टिकल तो इटसेल्फ एक पॉइंट मास है, उसका सेंटर ऑफ मास भी तो यहीं पे होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x ही हो जाएगा। और फिर dm हम लोग निकाल चुके हैं अपना क्या, लेमडा नॉट x बाई एल इंटू dx। इसी का इंटीग्रेशन आप x जीरो से कहां तक करेंगे, l तक, बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन लेमडा नॉट x dx बाई एल, इसका इंटीग्रेशन जीरो से l तक। तो मैं बोला ना कि अगर आपको बेसिकली अगर आप लोग अलग अलग इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो ऐसे सवालों में तो आप पक्का से गलती करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको देखो आपको ऊपर भी अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर देखो आप अगर यहां से देखो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर dx है, लेकिन नीचे में तो x dx है, अलग अलग चीजें है ना। अगर आप यहां से x को कैंसिल कर दोगे, कई लोग ऐसा करते भी है, x कैंसिल करके फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो भाई आप dx कैंसिल करके पूरा ही गलत कर लो फिर, हाँ कि नहीं। तो नहीं, आपको सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऊपर देखेंगे तो ध्यान से क्या क्या हमें दिखाई देगा कि एक x है, एक x है, ठीक। तो बेसिकली ऊपर में क्या हो जाएगा, अब लेमडा नॉट तो आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इस चीज को अब यहां पर देख लीजिए, लेमडा नॉट आपका इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। और एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा बाई आपका क्या है, नीचे में l है तो l भी एक कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा। तो बेसिकली आपका यही हो रहा है, न्यूमरेटर यही हो गया, डिनोमिनेटर में भी लेमडा नॉट बाई एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ आपका x dx ही रहेगा इंटीग्रेट करने के लिए। एंड कैंसिल दिस लेमडा नॉट बाई एल एंड लेमडा नॉट बाई एल। तो एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आपका लिमिट 0 से l तक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका 0 से l तक, ठीक। तो बेसिकली ये क्या हो गया, l क्यूब बाई 3 इंटू
ये क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बाई टू, तो ये बेसिकली 2/l² हो गया। तो ये क्या आ गया आपको, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 2l/3, हाँ कि नहीं। तो l/2 पे आया क्या, नहीं ना। तो 2l/3 एक तरह से l/2 से ज्यादा है कि नहीं है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं आपका यहां पर हो जाएगा, एक्सिस से 2l/3 डिस्टेंस पर। तो ये जो चीज हम लोग ने देखा कि जैसे आप लेमडा एक्स बढ़ेगा तो लेमडा बढ़ेगा, मास डेंसिटी बढ़ेगा, तो ज्यादा मास तो उधर होना है, तो सेंटर ऑफ मास भी तो उधर ही शिफ्टेड रहेगा ना, हाँ कि नहीं। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मिल जाएगा तो अलग अलग न्यूमरेटर को अलग से इंटीग्रेट करिए और डिनोमिनेटर को अलग से इंटीग्रेट करिए और फिर इंटीग्रेट करके लास्ट में अपने से जाके कैलकुलेट करिए। Am I clear? ओके। तो दोस्तों ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, ठीक, दिस वन वीडियो बेसिकली इसको हम लोग जैसा कि मैं बताया कि दो पार्ट्स में हम लोग करने वाले हैं। पहला पार्ट में मैं आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। और दूसरे पार्ट में हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो डायनेमिक्स वाली चीजें जो होती हैं कि एक बोट है, बोट में दो आदमी हैं, दोनों सेंटर पर चल करके आ गए तो बोट कितना आगे गया, तो इस टाइप के जो सवाल जो पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। और फर्स्ट पार्ट में, ठीक, आपको हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो रॉड का देखो कैलकुलेट करना सेंटर ऑफ मास बड़ा आसान है, ठीक, क्योंकि सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाता है आपका एक्स डी, मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से। लेकिन अगर आपको अब दूसरे बॉडीज मिल जाए, रिंग, डिस्क, कोन, अगर इस टाइप की चीजें मिल जाएं, तो फिर आपको प्रॉपर चलना पड़ेगा। तो वैसे बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए जो आपको चाहिए, ठीक, तो सबसे पहला चीज आपको जो सिमेट्री वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको लगाना पड़ेगा। कि जैसे, ठीक, आपको एक रिंग दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, रिंग। रिंग जो है आपका, लेट्स से दिस इज द सेंटर, तो रिंग आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि इधर जो मास होगा वही मास आपका इधर होगा, ठीक। और रिंग जो है आपका वो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, जो मास इधर होगा वही मास इधर भी होगा, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आ जाएगा। तो यहां पर बेसिकली हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर लिया, किससे, लॉ ऑफ सिमेट्री से। तो जो अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो है लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक, क्योंकि सिमेट्री के लॉ से भी आपको लोग कई सारे बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो हम लोग लॉ ऑफ सिमेट्री से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक। लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक, कि अगर बॉडी, इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, बॉडी अगर सिमेट्रिक हो जाए किसके, एक्स एक्सिस के अबाउट, देन इट्स YCOM विल बी 0। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको मतलब एक ऐसा दे दिया जाए, ठीक, बॉडी, तो ये जो बॉडी है ये बेसिकली आपका एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, जो मास इधर वही मास इधर, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन में कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। तो इस लाइन में जो भी पॉइंट होगा आपका, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि ये तो दिस इज इट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो अगर बॉडी आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका YCOM क्या होगा, 0। सिमिलरली, ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली अगर बॉडी अगर आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो उसका XCOM क्या होगा, 0, ठीक। तो दूसरा आपको क्या बन जाता है कि इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस
ओके, देन इट्स एक्स COM विल बी 0। अब कोई भी बॉडी मिल जाए आपको तो आप देख लो कि x के अबाउट सिमेट्रिक है तो y COM 0, y के अबाउट सिमेट्रिक है x COM 0। अगर दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तब तो एकदम ओरिजिन पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, हाँ कि नहीं? तो यही तो होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपको रिंग दे दिया जाए, ठीक, तो रिंग तो पूरा ऐसा होता है गोल, हाँ कि नहीं? बैंगल देखे हैं सब कोई? बैंगल चूड़ी जो हम लोग पहनते हैं, ठीक, वही आपका क्या है? रिंग है, ठीक। तो आपको एक रिंग दे दिया गया है तो रिंग आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, हाँ कि नहीं? जो मास इधर वही मास इधर, मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में कहीं पे लाई करेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि रिंग जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो बेसिकली यही एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना, तो यहां पर उसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। अगर आपको डिस्क दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? आपका डिस्क दे दिया जाए, ठीक, तो डिस्क भी आपका कैसा होता है? डिस्क भी आपका ऐसा पूरा होता है, एंड अगेन डिस्क इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहां पर हो जाएगा? इसके सेंटर पे हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो ये जो लॉ ऑफ सिमेट्री है, तो ये लॉ ऑफ सिमेट्री लगा करके हम लोग कई सारे बॉडीज का सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट कोई भी बॉडी अगर एक एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है तो उसका एक सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट तो आपका 0 होगा ही, यस और नो? ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं एक सेमी सर्कुलर रिंग को, ठीक। किसका हम लोग पहले निकालते हैं? सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग कैसा होगा आपका? ऐसा, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका? सेमी सर्कुलर रिंग। लेट से इस रिंग का मास आपका m है, रेडियस आपका क्या है? r है, और हम लोगों को डिसाइड करना है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आपको ये रिंग मिला, सबसे पहला चीज आपने क्या डिसाइड कर लिया कि ये जो मेरा रिंग है ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है, हाँ कि नहीं? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जो इधर है वही इधर है। तो बेसिकली जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं पर होगा, ओके। तो यहां पर हम डायरेक्टली डिसाइड कर लिए कि इस बॉडी का मेरा जो एक्स COM होगा वो क्या होगा? 0। एक्स COM आपका क्या होगा? 0, क्योंकि बॉडी आपका क्या है? बॉडी आपका वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। तो एक्स COM क्या हो जाएगा? 0। बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, वाई एक्सिस पे ही। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि क्या होगा बॉडी का। बेसिकली आपका बॉडी आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, तो एक्स COM 0। तो बेसिकली अब हम लोग को निकालना है कि इस लाइन पे अगर सेंटर ऑफ मास होगा तो कहां पर होगा। तो एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे। स्टेप नंबर 1 वाज टू चूज एलिमेंट्री पार्टिकल। तो कहीं यहां पर आप लोग एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लो। अब रिंग है, रिंग बैंगल अगर आप लोग देखेंगे तो मास जो होता है ना वो सिर्फ सरकमफेरेंस पे होता है। मास रिंग में सिर्फ सरकमफेरेंस पे होता है। तो सरकमफेरेंस पे अगर मास होता है आपका तो आप सरकमफेरेंस पे ही अपना कोई एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे। तो लेट से मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऐसे आपका डी थीटा थिकनेस का मैंने क्या किया? एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया। अब ये इसका जो थिकनेस होगा वो कुछ dx होगा, और हम लोग को एक फॉर्मूला पर जस्ट फॉर आपको रिवीजन बता दूं कि मान लो अगर ये लेंथ है dx, ये एंगल है d थीटा, ठीक। तो जो फॉर्मूला लगता है आर्क का लेंथ निकालने वाला वो d थीटा इज इक्वल टू dx बाई आर, थीटा इज इक्वल टू l बाई आर वाला फॉर्मूला। तो सीधे यहां से थीटा इज इक्वल टू l बाई आर लगा करके हम लोग dx को अपना क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो इस dx को बेसिकली आप लोग आर डी थीटा भी लिख सकते हो, ठीक। तो पहला काम ये हो गया। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैंने dx को आर डी थीटा लिख लिया, ठीक। उसके बाद तो एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पर आपका कौन है? तो दिस इज एलिमेंट्री पार्टिकल। एक्स COM तो 0 है, यानी यहां पर आप जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली y COM, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dm
अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, हाँ कि नहीं? ठीक, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? डीएम। तो रिंग में भी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सरकमफेरेंस पे ही होता है सिर्फ। अगर इस पूरे रिंग को अगर आप खींच लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? रॉड। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर। तो क्या करेंगे? तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? पाई आर। सेमी सर्कुलर रिंग का जो सरकमफेरेंस का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? पाई आर। यानी पाई आर लेंथ का मास कितना है? एम। यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा? एम बाई पाई आर। तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा? m बाई पाई आर इंटू dx। पाई आर लेंथ का मास m, यूनिट का m बाई पाई आर, तो dx लेंथ का m बाई पाई आर dx। यस और नो? तो जो dm आपको कैलकुलेट करके आ गया वो क्या आ गया? m बाई पाई आर इंटू dx, और dx को हम लोग लिख सकते हैं r d थीटा। तो r से r कैंसल, तो dm आपको फाइनली क्या मिल गया? m बाई पाई इंटू d थीटा। तो आपने डीएम भी अपना निकाल लिया कि मेरा जो भी इसका जो मास आएगा डीएम वो हो जाएगा m बाई पाई इंटू डी थीटा। यस सर नो? तो पहला काम था एक्सिस चूज करने का, हो गया। दूसरा काम था एलिमेंट्री पार्टिकल लेने का, हो गया। तीसरा काम था एलिमेंट्री पार्टिकल का मास निकालने का, हो गया। चौथा काम अप्लाई द फॉर्मूला। तो बस अब हम लोग क्या कर लेंगे? सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला तो सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक, तो जो y क्या होगा? तो y इज व्हाट? y इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। मतलब मेरा एलिमेंट्री पार्टिकल ये है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो एक्सिस के हिसाब से, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो एक्सिस के हिसाब से y कोऑर्डिनेट तो यही हो गया ना। यानी ये r है तो ये आपको r cos थीटा, तो ये आपको क्या हो जाएगा? r sin थीटा। यानी y इज बेसिकली r sin थीटा। बोला ना, जो x और y जो होता है ना वहां पर का, वो होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल मेरा ये है, ये एक पॉइंट मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट आपका r sin थीटा होगा। तो चुपचाप से y को r sin थीटा लिख दो। dm कितना निकाले थे हम लोग? m बाई पाई इंटू डी थीटा बाई, तो ये dm हो गया बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा? m ही हो जाएगा। आप पूरा ही मास को इंटीग्रेट कर दोगे तो रिंग का पूरा मास आपको क्या मिल जाएगा? m ही मिल जाएगा। ठीक, एंड यू कैन कैंसिल दिस m। तो यहां से आपको क्या मिल गया? r बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब थीटा कहां से कहां तक वेरी करा? तो पहला एलिमेंट्री पार्टिकल तो यहां पर होगा, यहां पर से अगर आप जोड़ते हुए चले तो आपको पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर रिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू थीटा, फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये हो गया आपको r बाई पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई। तो ये हो गया आपको r बाई पाई। कॉस पाई कितना होता है? -1, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1 माइनस। अब थीटा को 0 रख देंगे तो कॉस 0 कितना होता है? 1, और 1 और -1। ठीक, तो आपको -1। तो ये बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, ठीक, तो ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 1 + 1 2 r बाई पाई। यानी सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2r बाई पाई। यानी आप लिख सकते हो कि मेरा सेमी सर्कुलर रिंग का जो RCOM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x तो 0 हो गया, y क्या हो जाएगा? 2r बाई पाई। हाँ कि नहीं? तो बेसिकली मैंने आपको क्या हुआ? मैंने आपको यहां पर एक मेथड सिखाया कि जिससे हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि जितने भी बॉडीज होते हैं, रॉड, रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, कोन, स्फीयर, सबका सेंटर ऑफ मास को एक पेज पे आप लिख लो और उसको याद कर लो कि मेरा जो कोन होता है, जैसे अगर आपको सेमी सर्कुलर कोन की बात करो तो सेमी सर्कुलर कोन में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस से आपका h/4 हाइट पे होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर लो? सारे बॉडीज का सेंटर ऑफ मास याद कर लो। निकालना तो ऑलरेडी आप सीख गए कि निकालते कैसे हैं, हाँ कि नहीं? बल्कि नेक्स्ट वीडियो जो आपका जो पार्ट 2 रहेगा इसका, जिसमें मैं सिर्फ डायनामिक्स की बात करूंगा,
उसमें मैं आपको अलग से एक और लेट से सेमी सर्कुलर डिस्क का मैं आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके निकालना सिखा दूंगा, ठीक, ताकि आप लोग को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने वाली चीजें पूरी अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं कि देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पता चल गया। पॉइंट मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना आ गया, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना आ गया। तो अब हम लोग लास्ट में देखते हैं जो जेईई मेंस में जो सवाल आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, ठीक। तो अगर आप लोग जितने भी बॉडीज पॉसिबल है, जितने भी बॉडीज आपके होते हैं, जैसे कि रिंग, रॉड, डिस्क, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, हेमीस्फीयर, सबका सेंटर ऑफ मास को आप जस्ट गूगल करके आप सबका क्या कर लो, आप लिख लो एक पेज पे। उस पेज को आप क्या करो ना, उस पेज को आप कहीं वॉल पे ऐसा या स्टडी टेबल के सामने से चिपका करके रख लो। रोज अगर नजर जाएगी ना उस पे, तो वो आपको याद हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो बिना किसी एफर्ट का, मतलब समझो, बस आपको देख करके चीजें याद हो जा रही है, तो बिना किसी एफर्ट का एक तरह से क्या हो जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स याद हो रहे हैं, आपको चीजें याद हो रही हैं, तो फायदा है ना। तो जैसे ही ये वीडियो आप खत्म करते हैं, आप चुपचाप से एक पेज में अपना लिस्ट ऐसे बना लो कि अगर मेरा सेमी सर्कुलर रिंग है तो 0,2r/π पे सेंटर ऑफ मास होगा, अगर मेरा सेमी सर्कुलर डिस्क है तो 0,4r/3π पे होगा, अगर मेरा कोन है तो आपका h/4 बेस से h/4 हाइट के ऊपर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस तरीके से जितना भी आपका होता है आप सबका बना के याद कर लो, क्योंकि जेईई मेंस में जो सवाल आता है आपको, वो कैसा सवाल आता है मैं आपको बता रहा हूं। जेईई मेंस में ऐसा सवाल आता है कि एक बॉडी बोल देगा ऐसा है, ठीक, आपको डायमेंशंस दे देगा, ठीक, बोल देगा इसका मास क्या है, आपका एम है, और बोल देगा एक बॉडी आपको ऐसा है, लगा देगा, बोल देगा इसका मास कुछ आपका लेट से 2m है, बोलेगा बताइए इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो बेसिकली जेईई मेंस में जो सवाल आपको पूछता है वो कॉम्बिनेशन से पूछता है कि सेंटर ऑफ मास का कॉम्बिनेशन से, मतलब 2-3 बॉडीज को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। तो चलिए मैं एक आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस में एक सवाल करवा रहा हूं कि मान लीजिए आपको एक रॉड आपको ऐसा दे दे, एक रॉड आपको ऐसा दे दे, ठीक, जस्ट मतलब समझ हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, कि एक रॉड एल लेंथ का ऐसा है, मास इसका एम है, ये भी एक रॉड है एल लेंथ का, इसका भी मास क्या है, एम है, और आपको बोलेगा कि बताइए इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ठीक। तो लेट से आपको ये आपका क्या हो गया, आपका एक्सिस हो गया, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी बॉडीज है, जैसे ये रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हम लोग को पहले से याद है कि कहां पे होगा, L/2 पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका अपना सेंटर ऑफ मास बना लेंगे, बोले तो कितना डिस्टेंस पे, L/2 पे, ठीक। ये भी एक रॉड है, इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, ठीक, मतलब यहां से आपका कितना डिस्टेंस पे, L/2 पे। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे, ठीक। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, आपको 2 पॉइंट मासेस मिल गए कि नहीं मिल गए। आप इसको ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि एक आपका ये आपका एक्सिस था, ठीक, सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पे हम लोग मान लेते हैं कि सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड होगा, मतलब इस बॉडी का पूरा मास यहीं पे है, इस बॉडी का पूरा मास यहीं पे है, तो हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट्स को लेते हैं, ये यहां पर और एक यहां पर, ठीक। ये भी आपका कितना पे, L/2, पे, ये आपको 0, L/2 पे। तो बेसिकली आपको इन्हीं का तो सेंटर ऑफ मास बताना है, तो अब इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके आप सिंपली अपना XCOM क्या बोल देंगे, इसका मास m था, हाँ कि नहीं, और ये भी आपका मास m का था, तो m1x1 यानी m L/2 प्लस m2x2 यानी m इंटू 0 प्लस डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 2m। तो ये क्या आ गया, आपको L/4 आया कि नहीं आया, क्योंकि ये टर्म तो देखो आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो एक यहां इसका m से ये m कैसे करें, तो L/2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, L/4। तो सिमिलरली आपको अगर YCOM भी अगर निकालना पड़ेगा तो m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2, यानी वो भी आपको क्या आ जाएगा, L/4। यानी जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं आपका यहां से L/4 और यहां से भी आपका कहीं L/4। बोले क्लियर है, मतलब आपको
इसी लाइन में कहीं यहां पर आपको हो जाएगा, ठीक, जो कि आपका क्या होगा L/4 और ये भी आपको L/4। तो ये आपका क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया, कहीं यहां पर, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट भी L/4, वाई कोऑर्डिनेट भी L/4। समझ में आया कि नहीं आया? तो जेईई मेंस में जो आपको सवाल मिलते हैं वो आपको इसी कॉन्सेप्ट से मिलते हैं, ठीक। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा करके देखोगे तो एरियल ऑब्जेक्ट्स का देता है कि आपको ऐसा एक ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक, और आपको एक ऐसा यहां पर दे दिया, ठीक। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी के सेंटर पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी के सेंटर पे होगा, ठीक। ये लेट से आपका एक्सिस जो है ना वो आपका एक्सिस क्वेश्चन में ये बोल दिया है, ठीक। क्वेश्चन में जो भी आपको एक्सिस अपना दे देगा वो एक्सिस ले लेना, ये एक्स है ये आपका वाई है, ठीक। तो फिर आपने देखा कि मेरा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो यहां पर होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेंगे x1, y1, ठीक। ये भी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे होगा, इसका भी हम लोग लिख लेंगे x1, y1, हाँ कि नहीं। बॉडी चाहे कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास तो आप उसको पहले से ही आपको पता है ना कि किसका कहां पर होगा। नहीं भी पता तो आपको निकालना तो सिखा दिया हूं, डिराइव कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आपको ये सेंटर ऑफ मास पता चल गया, आप क्या करो, आप भाई हटा दो बॉडीज को, ठीक। ऑलरेडी तुमको पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो अब देखिए आपको बेसिकली क्या हो गया, दो पॉइंट मासेस हो गए कि नहीं हो गए, जिसका आपको x1 y1 पता है, जिसका आपको x2, y2 पता है आपको। तो सिंपली इसका XCOM आप क्या निकाल लेंगे, m1 x1, मतलब वही पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो आपको 2 बॉडी दे, 3 बॉडी दे, 4 बॉडी दे, जो भी जितने भी बॉडीज दे दे, आपको सबका पता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। आप सबका सेंटर ऑफ मास को मार्क कर लेंगे और फिर एक्सिस के हिसाब से आप उन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और फिर लास्ट में सबको इरेज करके पॉइंट मास ट्रीट करके आप ऐसा फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लेंगे। तो बोलिए क्लियर है या नहीं है? तो सबसे पहले, चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ बने रहे और आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा। तो इसी तरीक़ा से मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, कुछ ना कुछ आपका नॉलेज में एडिशन करता रहूँगा। बेसिकली मैं हर चीज़ को, फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट को कैसे आसान तरीके से देखा जा सकता है, कैसे किसी भी चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज एडिशन हुआ हो, वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इस सेंटर ऑफ मास का जो पार्ट 2 होगा, जिसमें बेसिकली जो एक तो सेंटर ऑफ मास का जिस टाइप का सवाल आता है वो मैं आपको बता दिया, और दूसरा जिस टाइप का सवाल आता है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में, जो इसी का सेंटर ऑफ मास का कंटिन्यूएशन होगा, पार्ट 2 होगा, उसी में हम लोग अपना दूसरा पार्ट जो डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास उसको देखेंगे। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वॉच द सेकेंड पार्ट, ताकि आपका पूरा सेंटर ऑफ मास जो हो वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।